हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला पाध्याय। आज का लेक्चर नर्वस सिस्टम यूनिट का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं। इसकी जो यूनिट है न्यूरॉन्स या इसकी जो नर्व सेल्स हैं वो हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। और ये न्यूरॉन्स कैसे बने हैं और इनकी क्या वैरायटी है, ये सब हमने वीडियो 1 में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इसको देखने के पहले आप उस वीडियो को देख लें ताकि आपको ये नर्वस सिस्टम यूनिट अच्छे से समझ में आ सके। तो आज का लेक्चर जो है नर्वस सिस्टम के डिफरेंट सब यूनिट्स पे बेस्ड है। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे नर्व इम्पल्स, इसके अलावा मेम्ब्रेन पोटेंशियल, देन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इसके अलावा आयन चैनल्स क्या होते हैं, और डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन न्यूरॉन्स का कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में आज हम बेसिक नॉलेज लेंगे इस लेक्चर के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखें नर्व इम्पल्स। सो स्टूडेंट, जो न्यूरॉन का नर्व इम्पल्स है वो एक्चुअल में जो उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू प्रोड्यूस किया गया इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही है जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होते हैं, जिसे हम कह दे रहे हैं नर्व इम्पल्स। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है न्यूरॉन्स की, उसमें ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो कैसे है। तो उसको जानने के पहले हमें ये समझना होगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है किसी भी मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, और साथ ही उसकी जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो क्या होती है। तो हमें सबसे पहले समझना है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो स्टूडेंट, इसको समझने के पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में ये पोटेंशियल वर्ड है क्या। ठीक है, तो सपोज हमें किसी टॉर्च की बैटरी हमें उसके अंदर फिट करनी ताकि उसका बल्ब जल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो बैटरी है उसका जो पॉजिटिव साइड है जिसे हम कह रहे हैं कैथोड, और जो माइनस वाला साइड है जिसे हम कह रहे हैं एनोड, इनको उनकी अपनी लोकेशन के यानी कि जो डायरेक्शन उनका टॉर्च के अंदर बनाया गया है उस ओर हमें उसको लगाना होता है। दैट मीन्स इन दोनों की जो वोल्टेज का जो डिफरेंस है उसको ये दोनों ही पोल सेपरेट कर रहे हैं, और इन दोनों ही की एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम की वजह से जो है वो बल्ब जल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि सिर्फ अगर कैथोड रहेगा तो वो बल्ब नहीं जलेगा, या फिर एनोड रहेगा तब भी वो बल्ब नहीं जलेगा। यानी कि इन दोनों की प्रेजेंस से ही एक पर्टिकुलर वोल्टेज उसमें डेवलप हो रहा है, जिसे कि हम उसका उस पर्टिकुलर थिंग का वोल्टेज ही कह दे रहे हैं। ठीक है, तो सिमिलर थिंग जो है हमारी जो न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके साथ भी होता है। यानी कि जो हमारी न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उनमें भी इस तरह का वोल्टेज जनरेट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक छोटा सा यहाँ पे फिगर आप लोगों को दिखाया गया है। इसमें देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनर साइड है जो साइटोप्लाज्म को फेस कर रहा है वहाँ पे लिखा हुआ नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स कि जो इसका इनर साइड है वो हाईली नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे, और इसी तरह से जो इसका बाहर का साइड है उसे हम कह दे रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कि उस ओर पॉजिटिव चार्ज होता है जिस ओर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओपन होती है। अब क्योंकि ये सेलुलर लेवल पे है तो हम इसे कह रहे हैं सेलुलर वोल्टेज, और यही सेलुलर वोल्टेज को हम कहेंगे मेम्ब्रेन पोटेंशियल। नेक्स्ट जो हमें न्यूरॉन्स के बारे में जानना है वो है उसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, रेस्टिंग मीन्स एट रेस्ट, मतलब कि जब न्यूरॉन्स से किसी भी तरह के इम्पल्सेस या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस ना हो रहे हों तब हम कहेंगे उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन आता है कि जो न्यूरॉन्स की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसकी यूनिट क्या है। तो इसे भी हम जो है वोल्ट्स के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। वो जो भी उसका पोटेंशियल है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड या फिर बाहर की साइड, तो इनका जो डिफरेंस है उसको हम वोल्ट्स के फॉर्म में उसको लिखते हैं। सो फ्रेंड्स, जो न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो प्रायः 70 मिली वोल्ट्स होता है, और इसको लिखने का तरीका जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 70 स्मॉल m कैपिटल V, m फॉर मिली एंड कैपिटल V फॉर वोल्ट्स, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.07 MV। और इसको हमें क्योंकि जो
प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके इनसाइड की ओर नेगेटिव दिखाना है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो उसे ऐसे लिखेंगे -70 मिली वोल्ट, जैसा कि यहाँ पे आपको लिख के दिखाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अराइज होता है वो है कि ये सेल्स का जो पोटेंशियल है या ये जो वोल्टेज जनरेशन का जो उसकी क्वालिटी है वो कैसे उसमें बनती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें जानना होगा जो आयंस हैं वो क्या होते हैं। तो जब हम किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डालते हैं, तो पानी में डालने के बाद वो कंपाउंड अपने आयनिक कंपोनेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है और उस पूरे सॉल्यूशन को फिर हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो क्योंकि सपोज हमने टेबल सॉल्ट डाला है उसमें NaCl, तो ये अपने आयनिक कंपाउंड यानी कि Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में ये ब्रेक हो जाएगा। जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा उसे हम कहेंगे कैटायंस और जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा उसे कहेंगे एनायंस। अब जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी अपनी खासियत है, वो कुछ चीज़ों के लिए, कुछ आयंस के लिए वो परमेएबल होती है, यानी कि उनको अपने अंदर डिफ्यूज़ होने देगी, लेकिन वो बहुत आसानी से इन आयंस को अपने अंदर डिफ्यूज़ नहीं होने देती है। उसके लिए इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बने हुए, पानी से भरे हुए ये प्रोटीन्स के जो गेट्स हैं ये बने होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम कह रहे हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिसके अंदर पानी भरा होता है। क्योंकि पानी होने की वजह से ये आयंस क्या करेंगे, उसमें आसानी से डिफ्यूज़ हो जाते हैं और ये इनका डिफ्यूज़न डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर चैनल ओपन है उस पर्टिकुलर आयन के लिए या नहीं है। तो जब वो ओपन रहेगा तब वो पर्टिकुलर आयन, सपोज सोडियम को अंदर मूव करना है, तो उसके लिए उसका पर्टिकुलर गेट होगा, यानी कि वो हर गेट से एंटर कर रहा है, उसके लिए जो पर्टिकुलर गेट होगा उसका वो सोडियम आयन चैनल रहेगा। ठीक है, उस चैनल के थ्रू ही वो अंदर एंटर कर पाएगा। इसी तरह से अगर क्लोराइड को एंटर करना है तो उसके लिए क्लोराइड आयन चैनल होगा, जहाँ से कि सिर्फ क्लोराइड ही अंदर डिफ्यूज कर पाएगा। ठीक है, तो ये उस केस में होगा जब वो चैनल ओपन होंगे। तो जो इनका अपना अलग अलग जो इनका पोटेंशियल है सेल के दोनों ही साइड, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो चाहे वो इंट्रासेलुलर जो उसका साइटोप्लाज्म है चाहे उस साइड हो, तो ये जो इनका जो पोटेंशियल है आपस में, जो उनका जो एक तरह से इक्विलिब्रियम है या उनकी जो प्रेजेंस है वो इन आयन चैनल्स की वजह से ही है। ठीक है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर पोटेंशियल अराइज होता है, यानी कि वोल्टेज अराइज होगा। इस सेगमेंट में आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया गया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दोनों ओर। तो आप देखिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, उसमें बाहर की ओर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 10 से 20 गुना ज़्यादा है साइटोप्लाज्म की तुलना में। जबकि साइटोप्लाज्म में जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं प्लस पोटेशियम आयंस हैं, इनका कंसंट्रेशन 30 टाइम्स ज़्यादा होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तुलना में। ठीक है, तो ये इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे हम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का एंड साइटोप्लाज्म का पोटेंशियल डिफरेंस। इसके साथ ही आपको जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई गई है, इसमें ब्लू जो सर्कल वाली जो साइड है ये इसकी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है और बीच में आपको इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन आपको दिखाया गया है, जो कि इन आयंस के लिए आयन चैनल की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए जब ये ओपन होंगे तभी वो पर्टिकुलर आयन अंदर आ सकेगा या वो पर्टिकुलर आयन बाहर जा सकेगा। तो इस वजह से जो है, क्योंकि ये आयन वाटर सॉल्युबल हैं और जो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी है, तो वो लिपिड होने की वजह से वो हाइड्रोफोबिक होती है। इस वजह से ये आयंस जो हैं उस ओर से डिफ्यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसीलिए बीच बीच में इसमें ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के चैनल होते हैं जिनमें वाटर भरा होता है, जिससे ये इजीली अंदर आ सकते हैं या बाहर जा सकते हैं। जब जैसी नीड उस सेल की होती है उसी के अकॉर्डिंग ये जो आयन चैनल्स है ये ओपन होंगे एंड क्लोज होंगे। नेक्स्ट जो बात हमें इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जाननी होगी न्यूरॉन्स की, वो है इसकी परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी के लिए जैसे मैंने बताया कि जो ये आयंस हैं इनके लिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये
परमेबल होती है, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके लिए ये परमेबल नहीं होती है, जैसे जो प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स हैं और ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं, इनके लिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इम्परमेबल होती है। तो ये हमेशा साइटोप्लाज्म में ट्रैप्ड रहेंगे कंपाउंड, यानी कि उसके अंदर ही बने रहेंगे। लेकिन जो ये आयनिक कंपाउंड्स हैं जो जिनके लिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमेबल है, तो उसके लिए जैसे मैंने कहा कि वो इस वजह से, क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें बीच बीच में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बने हुए इनके लिए स्पेसिफिक चैनल्स हैं जिनके अंदर पानी भरा होता है। और जब उस पर्टिकुलर साइड से जहाँ से इनको बाहर की ओर मूव करना होता है, अगर उस साइड से वो चैनल ओपन है, वो स्पेसिफिक चैनल उस पर्टिकुलर आयन का, तो तभी ये आयन वहाँ से मूव करके दूसरी ओर जा पाएंगे। इसी तरह से दूसरी ओर के आयन, अगर उस पर्टिकुलर आयन के लिए आयन स्पेसिफिक चैनल है वो, तो तभी वो ओपन होके दूसरी ओर आ पाएगा वो आयन। ठीक है, तो इस तरह से इनकी परमेबिलिटी डिपेंड करेगी उस चैनल के ओपन होने की वजह से या फिर क्लोज होने पे वो डिपेंड करेगी। सो फ्रेंड्स, जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है न्यूरॉन्स का, उसमें याद रखने वाली बात यह है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो हमेशा पोटेशियम आयन की वजह से इसमें इस्टेब्लिश होता है। और क्योंकि पोटेशियम आयन जो है वो बाहर की ओर मूव करता है या फिर बाहर से अंदर की ओर मूव करता है, और इन दोनों ही साइड इसका जो कंसंट्रेशन है वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है। और साथ ही जब इसका मूवमेंट अंदर से बाहर की ओर या बाहर से अंदर की ओर होता है, तो उस टाइम पे मेम्ब्रेन के दोनों ही साइड में पॉजिटिव चार्ज एक साइड एंड नेगेटिव चार्ज दूसरी साइड होने की वजह से एक जो इक्विलिब्रियम की स्टेज है, इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम की स्टेज, और साथ ही कंसंट्रेशन की जो इक्विलिब्रियम की जो स्टेज है दोनों ही साइड, उसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल स्टैब्लिश होता है। और क्योंकि न्यूरॉन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की स्टेज में है, तो उस टाइम पे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप नहीं होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डेवलप करने में सोडियम पोटेशियम पंप का भी बहुत बड़ा रोल है। तो वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है कि जब 3 आयन जो है सोडियम आयन बाहर की ओर, 3 मॉलिक्यूल सोडियम आयन के बाहर की ओर निकलते हैं, तो एट द सेम टाइम 2 मॉलिक्यूल पोटेशियम आयन के अंदर एंटर करते हैं। तो वही आपको यहाँ पे दिखाया गया है इस फिगर की हेल्प से। चलिए अब देखें डीपोलराइजेशन क्या होता है। सो फ्रेंड, किसी भी मेम्ब्रेन का डीपोलराइजेशन उसे कहेंगे जब वो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से और नीचे चला जाए। ठीक है, उसका वोल्टेज और नीचे चला जाए। सपोज -70 मिली वोल्ट इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उससे भी और नीचे जैसे -50 मिली वोल्ट पे चला जाता है, तो इसे हम कहेंगे डीपोलराइजेशन। और इसी तरह से जब ये और भी ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है तो हम उसे कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। जैसे -70 मिली वोल्ट है, ये शिफ्ट होके -85 मिली वोल्ट पे पहुंच जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। इसे हम आगे नेक्स्ट सेगमेंट में जो इसका ग्राफ है उससे इजीली समझ पाएंगे। इस सेगमेंट में आपको ग्राफ के माध्यम से डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल दिखाए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, क्योंकि उसकी परमेबिलिटी चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से आपको ये डिफरेंट, आपको यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे गए हैं ये आपको दिखाए गए हैं। जैसे रेस्टिंग पोटेंशियल, देन थ्रेशोल्ड, देन डीपोलराइजेशन, उसके बाद आप देखिए रीपोलराइजेशन, उसके बाद 5th से नीचे देखिए हाइपर पोलराइजेशन, एंड फाइनली अगेन रेस्टिंग पोटेंशियल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नंबर 1 वाली स्टेज, जिसे कि हम कह रहे हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी तक पिछले सेगमेंट में कि जो न्यूरॉन है नॉर्मली जो उसका रेस्टिंग पोटेंशियल है वो -70 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, और इससे अगर ये बहुत नीचे और माइनस की ओर जाता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता जाता है तो उसे हम कहेंगे हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, देखो -70 से फिर नीचे -80, फिर -80 से 85, इस तरह से अगर वो नीचे की ओर जाने लगता है तो उसे हम कहेंगे हाइपर पोलराइज। ठीक है, और जैसे अगर वो ऊपर की ओर जाने लगेगा जितना प्लस की ओर, तो वो डीपोलराइजेशन हम उसे कहेंगे। तो रेस्टिंग पोटेंशियल वाली स्टेज में जो सेल की जो परमेबिलिटी है उस दौरान बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा और अंदर साइटोप्लाज्म में पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो उस स्टेज में जब दोनों ही और इन दोनों का कंसंट्रेशन लगभग एक तरह से बराबर सा रहे तो उसे हम कह रहे हैं रेस्टिंग पोटेंशियल।
लेकिन जब ये अपने थ्रेशोल्ड से लेकर डीपोलराइजेशन वाली स्टेज में पहुंचती है तो उस टाइम पे जो पोटेशियम आयन के जो चैनल हैं वो क्लोज हो जाएंगे और जो सेल बॉडी है न्यूरॉन की वो इस तरह के सिग्नल्स इनिशिएट करती है जिससे कि जो सोडियम आयन है उसके चैनल ओपन हो जाते हैं और वो बाहर से अंदर की ओर मूव करने लगती है। और एक टाइम ऐसा आता है जब उसका नंबर अंदर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। फोर्थ वाली स्टेज में देखिए इस दौरान जो सोडियम आयन चैनल हैं वो क्लोज हो जाएंगे रीपोलराइजेशन के लिए। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन कब होगा? जब सोडियम आयन चैनल्स क्लोज हो जाएंगे और जो पोटेशियम चैनल है वो ओपन हो जाएंगे और पोटेशियम आयंस अपने जो साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है उसको छोड़ के बाहर की ओर मूव करने लगेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर मूव करने लगेंगे। तो उसे हम कह रहे हैं रीपोलराइजेशन। और 6 वाली पोजीशन तक आते आते, यानी कि जो रेस्टिंग एक्शन पोटेंशियल वाली स्टेज में आते आते जो पोटेशियम आयंस के जो चैनल है वो क्लोज हो जाएंगे और सोडियम आयन के चैनल वो भी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि जो पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो अंदर बिल्कुल बराबर रहेगा, उसी तरह से सोडियम आयंस का जो कंसंट्रेशन है वो बाहर यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वो बराबर रहेगा, यानी कि वापस ये अपने -70 मिली वोल्ट वाली स्टेज में पहुंचेंगे। तो उसे हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल कंडीशन। इस सेगमेंट में आपको वोल्टेज गेटेड चैनल्स दिखाए गए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूरॉन के। तो उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये आयनिक चैनल हैं ये एक में आपको क्लोज दिखाया गया है, दूसरे में ओपन दिखाया गया है। तो क्लोज ये उस स्थिति में होंगे जब जो सेल है वो अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल कंडीशन में होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में अंदर पोटेशियम आयंस का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम आयन कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा और ये जो गेट हैं ये क्लोज रहेंगे और किसी भी तरह का इलेक्ट्रिकल सिग्नल उसमें या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स उसमें जनरेट नहीं हो रहा होगा। तो उसे हम कहेंगे रेस्टिंग पोटेंशियल। उस कंडीशन में ये आयनिक चैनल क्लोज रहेंगे। लेकिन जब जैसे ही ये सेल अपने थ्रेशोल्ड लेवल से डीपोलराइजेशन वाली स्टेज में पहुंच जाएगी, यानी कि उस टाइम पे जो पोटेशियम आयंस के चैनल क्लोज रहेंगे और जो सोडियम आयंस हैं वो बाहर से अंदर की ओर मूव करेंगे और उनका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम उस सेल को कहेंगे हाईली डीपोलराइज और उस स्टेज में ये गेट अगेन ओपन हो जाएंगे ताकि एक नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है उसको जनरेट किया जा सके। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे इन वोल्टेज गेटेड चैनल्स के माध्यम से आपको यहाँ पे दिखाई गई है। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये सब्जेक्ट, तो इसी कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए मैंने इसके बेसिक्स आपको क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको इसका जो नेक्स्ट वीडियो है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। और जिन लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का, वो डायरेक्टली इसे ना देखें क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा फिर ये सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप इसके जितने भी पार्ट्स हैं स्टेप वाइज जैसे वो बनाए गए हैं उसी क्रम में आप इन नर्वस सिस्टम वाली यूनिट को आप देखें और उन लेक्चर्स को समझें, तभी आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।